आज के समय में भारत में घर बनाना केवल एक कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी नहीं रह गया है, बल्कि ये एक लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट बन चुका है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसका घर मजबूत हो, टिकाऊ हो, कम मेंटेनेंस मांगे और आने वाले कई दशकों तक बिना किसी बड़ी परेशानी के सुरक्षित रहे। लेकिन हाउस कंस्ट्रक्शन में सबसे बड़ी गलती लोग तब करते हैं जब वो मटेरियल का सिलेक्शन में सिर्फ मार्केटिंग, ट्रेंड और कॉन्ट्रैक्टर की सलाह पर डिपेंड कर लेते हैं। पिछले कुछ वर्षों में एएसी ब्लॉक यानी ऑटोक्लेव्ड एरेटेड कंक्रीट ब्लॉक को बहुत एग्रेसिवली प्रमोट किया गया है। बिल्डर्स और डीलर्स इसे मॉडर्न कंस्ट्रक्शन मटेरियल बताकर हर हाउस ओनर को रिकमेंड कर रहे हैं। कहा जाता है कि एएसी ब्लॉक लाइट वेट होता है, यानी कि हल्का होता है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली होता है, इससे तेजी से कंस्ट्रक्शन होती है और ओवरऑल कॉस्ट कम आती है। लेकिन लर्निंग सिविल टेक्नोलॉजी चैनल पर हमारा उद्देश्य आपको सिर्फ इसके फायदे दिखाना नहीं है, बल्कि कंस्ट्रक्शन की असली सच्चाई, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और लॉन्ग टर्म इश्यूज को भी बताना है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम विस्तार में जानेंगे कि हाउस कंस्ट्रक्शन में एएसी ब्लॉक यूज करने के क्या क्या डिसएडवांटेजेस है, जो अक्सर लोगों को कंस्ट्रक्शन के बाद ही समझ में आते हैं। एएसी ब्लॉक को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि ये मटेरियल आखिर बनाया कैसे जाता है। एएसी ब्लॉक सीमेंट, फ्लाई ऐश, लाइम, जिप्सम, वाटर और एल्युमिनियम पाउडर के मिक्सचर से फैक्ट्री में तैयार की जाती है। एल्युमिनियम पाउडर के कारण ही केमिकल रिएक्शन होती है, जिससे ब्लॉक के अंदर एयर बबल्स बन जाते हैं और यही एयर बबल्स एएसी ब्लॉक को हल्का बनाते हैं और इसी वजह से इसकी डेंसिटी नॉर्मल कंक्रीट या रेड ब्रिक से काफ़ी कम हो जाती है। इसके लाइटवेट होने के कारण स्ट्रक्चर का डेड लोड जो है वो कम हो जाता है, जो मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग के लिए बेनिफिशियल होता है। लेकिन यही लाइट वेट नेचर छोटे छोटे रेसिडेंशियल हाउसेज में कई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पैदा करते हैं, खासकर तब जब दीवारों पर हैवी लोड्स, फिटिंग्स और लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी की बात आती है। एसी ब्लॉक का पहला बड़ा नुकसान इसकी ब्रिटलनेस यानी इसकी भंगुरता होती है। एसी ब्लॉक देखने में भले ही मजबूत लगे, लेकिन इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर पोरस और फ्रेजाइल होती है। ट्रांसपोर्ट के दौरान ट्रक से अनलोडिंग करते समय, स्टैकिंग के समय या साइट पर शिफ्टिंग के दौरान एसी ब्लॉक्स के टूटने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। कई बार ब्लॉक्स के कॉर्नर्स टूट जाते हैं, क्रैक्स आ जाते हैं या पूरा ब्लॉक ही डैमेज हो जाता है। रेड ब्रिक या फ्लाई ऐश ब्रिक की तुलना में एसी ब्लॉक किसी झटके को कम सहन कर पाती है, जिससे इसका सीधा असर मटेरियल वेस्टेज पर पड़ता है। हाउस कंस्ट्रक्शन में वेस्टेज जितना ज़्यादा होगा, प्रोजेक्ट कॉस्ट उतना ही बढ़ेगा। प्रैक्टिकल साइट एक्सपीरियंस में ये देखा गया है कि एसी ब्लॉक कंस्ट्रक्शन में वेस्टेज परसेंटेज ट्रेडिशनल ब्रिक से ज़्यादा होती है, जिसे अक्सर एस्टिमेट बनाते समय इग्नोर कर दिया जाता है। एसी ब्लॉक का दूसरा और सबसे क्रिटिकल डिसएडवांटेज वॉल हैंगिंग कैपेसिटी से जुड़ा हुआ है, जिसे हर हाउस ओनर को सीरियसली लेना चाहिए, लेकिन वो लेते नहीं है। नॉर्मली रेसिडेंशियल हाउसेज में दीवारों पर बहुत सारे आइटम्स लगाए जाते हैं, जैसे एलईडी टीवी, गीजर, किचन कैबिनेट्स, वॉल माउंटेड कबर्ड्स, शेल्फ्स, आरओ सिस्टम और डेकोरेटिव एलिमेंट्स। अब यहाँ एसी ब्लॉक की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और पुल आउट स्ट्रेंथ जो होती है वो रेड ब्रिक के मुकाबले कम होती है। नॉर्मल स्क्रूज, नेल्स और रॉवल प्लग्स एसी ब्लॉक में स्ट्रॉन्ग ग्रिप नहीं बना पाते। कई केसेस में देखा गया है कि कुछ महीने बाद स्क्रूज ढीले हो जाते हैं और हेवी आइटम्स का लोड दीवार पर अनसेफ हो जाता है। इसका सॉल्यूशन केमिकल एंकर या स्पेशल फास्टनर्स है, जो काफी महंगे होते हैं और हर जगह आसानी से उपलब्ध भी नहीं होते। इसका मतलब यह है कि एसी ब्लॉक से हाउस में वॉल हैंगिंग के लिए एक्स्ट्रा प्लानिंग, एक्स्ट्रा कॉस्ट और एक्स्ट्रा केयर की जरूरत पड़ती है, जो ट्रेडिशनल ब्रिक हाउसेज में आमतौर पर नहीं करनी पड़ती। एसी ब्लॉक का तीसरा बड़ा नुकसान वाटर एब्जॉर्प्शन और मॉइस्चर रिलेटेड प्रॉब्लम से जुड़ा हुआ है। एसी ब्लॉक की पोरस स्ट्रक्चर की वजह से ये पानी को बहुत तेजी से एब्जॉर्ब करता है। एक्सटर्नल वॉल्स पर बारिश का पानी, बाथरूम्स और किचन में ह्यूमिडिटी और टेरेस से आने वाला मॉइस्चर एसी ब्लॉक वॉल्स में जल्दी पेनिट्रेट कर जाती है। अगर वाटरप्रूफिंग प्लास्टर, एक्सटर्नल कोटिंग और प्रॉपर क्यूरिंग नहीं की गई तो कुछ ही समय में दीवारों पर डैम्पनेस, सीपेज और व्हाइट पैचेस दिखाई देने लगते हैं। कई बार घरों में देखा गया है कि पेंट जल्दी खराब होने लगती है, पुट्टी उखड़ने लगती है और दीवारों पर फंगस आने लगते हैं। मॉइस्चर प्रॉब्लम सिर्फ लुक्स को ही खराब नहीं करती, बल्कि इंडोर एयर क्वालिटी और हेल्थ पर भी बहुत ज़्यादा असर डालती है, जो रेसिडेंशियल हाउसेज के लिए एक सीरियस कंसर्न, एक सीरियस प्रॉब्लम है। एसी ब्लॉक कंस्ट्रक्शन में प्लास्टरिंग एक और बड़ा चैलेंजिंग एरिया होता है। अक्सर डीलर्स ये कहते हैं कि एसी ब्लॉक की सरफेस स्मूथ होती है और कम प्लास्टर की यहाँ पे जरूरत होती है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी थोड़ी यहाँ अलग है। एसी ब्लॉक पर प्लास्टर करने के लिए बॉन्डिंग एजेंट या पॉलीमर मॉडिफाइड मोटर का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी होता है, ताकि प्लास्टर ब्लॉक से ठीक से बॉन्ड बना सके। कई केसेस में फाइबर मेश भी यूज की जाती है,
खासकर बीम कॉलम जंक्शन और जॉइंट्स पर, ताकि क्रैक्स ना आए। इन स्पेशल मटेरियल्स की कॉस्ट नॉर्मल सीमेंट सैंड प्लास्टर से ज़्यादा होती है। इसके अलावा एसी ब्लॉक वॉल्स में जॉइंट्स और ज़्यादा थिन होते हैं, लेकिन अगर वर्कमैनशिप अच्छी नहीं हुई तो अनइवन सरफेस की वजह से प्लास्टर थिकनेस बढ़ जाती है। इसका रिजल्ट ये होता है कि एसी ब्लॉक हाउसेज में प्लास्टरिंग कॉस्ट कई बार रेड ब्रिक हाउस से भी ज्यादा हो जाती है, जो इनिशियली किसी को एक्सपेक्ट ही नहीं होता है। क्रैकिंग प्रॉब्लम भी एसी ब्लॉक कंस्ट्रक्शन का एक कॉमन डिसएडवांटेज है। एसी ब्लॉक में ड्राई श्रिंकेज ज्यादा होती है और अगर क्यूरिंग ठीक से ना की जाए तो प्लास्टर सरफेस पर हेयर लाइन क्रैक्स आ जाते हैं। बीम, कॉलम और स्लैब के जंक्शन पर क्रैक्स ज्यादा दिखाई देते हैं, लेकिन ये क्रैक्स स्ट्रक्चर फेलियर का साइन नहीं होता, लेकिन फिर भी एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से हाउस ओनर्स को बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। न्यू हाउस में क्रैक्स दिखना नेगेटिव इंपैक्ट भी डालता है और लोग सोचते हैं कि कंस्ट्रक्शन क्वालिटी खराब है। इन क्रैक्स को पूरी तरह एलिमिनेट करना मुश्किल होता है और बार बार ये मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, जिससे कॉस्ट आपका बढ़ता है। एसी ब्लॉक कंस्ट्रक्शन के लिए स्किल्ड लेबर की रिक्वायरमेंट भी एक बहुत बड़ा प्रैक्टिकल इशू रहा है। इंडिया में ज्यादातर मैसन्स ट्रेडिशनल रेड ब्रिक वर्क में एक्सपीरियंस्ड होते हैं। एसी ब्लॉक के साथ थिन जॉइंट मोटर, प्रिसाइज अलाइनमेंट और केयरफुल हैंडलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अगर लेबर ट्रेंड नहीं है तो ब्लॉक्स टूटते हैं, जॉइंट सही नहीं बनते और वॉल अलाइनमेंट बिगड़ जाती है। स्किल्ड मैसन्स हर जगह उपलब्ध नहीं होते, खासकर छोटे शहरों में और रूरल एरियाज में। स्किल्ड लेबर की अवेलेबिलिटी कम होने की वजह से लेबर कॉस्ट भी यहाँ पे बढ़ जाता है और जो ओवरऑल कंस्ट्रक्शन बजट है वो भी यहाँ पे प्रभावित होता है। अब यहाँ पे थर्मल इंसुलेशन को एसी ब्लॉक का एक बड़ा एडवांटेज बताया जाता है, लेकिन रेसिडेंशियल हाउसेज में ये एडवांटेज अक्सर ओवर एस्टिमेटेड होता है। एसी ब्लॉक हीट ट्रांसफर को कुछ हद तक कम जरूर करता है, लेकिन इंडियन क्लाइमेट में जहां समर्स बहुत हार्श होता है, वहां सिर्फ एसी ब्लॉक पर डिपेंड करना पर्याप्त नहीं है। अगर प्रॉपर वेंटिलेशन, शेडिंग डिवाइसेस, रिफ्लेक्टिव पेंट और टेरेस इंसुलेशन प्रॉपर नहीं किया गया है तो एसी ब्लॉक हाउसेज में भी गर्मी हो सकती है। इसलिए ये मान लेना कि एसी ब्लॉक इस्तेमाल करते ही एसी की जरूरत खत्म हो जाएगी तो ये बात पूरी तरीके से गलत है। एसी ब्लॉक का एक और बड़ा नुकसान फ्यूचर रिपेयर और मॉडिफिकेशन में सामने आता है। घर बन जाने के बाद कई बार इलेक्ट्रिकल वायरिंग चेंज करनी पड़ती है, एडिशनल स्विच पॉइंट लगाने पड़ते हैं या प्लम्बिंग मॉडिफिकेशन भी करवानी पड़ सकती है। एसी ब्लॉक की वॉल्स में चेजिंग करने पर एजेस टूट जाती है और फिनिशिंग खराब हो जाती है। रिपेयर वर्क मेसी और टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, लेकिन ट्रेडिशनल ब्रिक वॉल्स में ये काम कंपैरेटिवली आसान होता है और डैमेज भी कम होता है। अवेलेबिलिटी और लॉजिस्टिक भी एसी ब्लॉक का एक इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज है, खासकर नॉन मेट्रो एरियाज में। एसी ब्लॉक की जो फैक्ट्रीज होती है वो लिमिटेड लोकेशंस पे होती है। स्मॉल टाउन्स और विलेजेस में ब्लॉक्स को ट्रांसपोर्ट करके लाने पड़ते हैं, जिससे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी बढ़ जाता है। कंस्ट्रक्शन के बीच में अगर सप्लाई डिले हो जाए तो पूरा प्रोजेक्ट रुक सकता है। इसके अलावा फ्यूचर एक्सटेंशन या रिपेयर के समय सेम क्वालिटी और साइज के एसी ब्लॉक्स मिलने भी चैलेंजिंग हो सकते हैं। अब सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन एसी ब्लॉक के टोटल कॉस्ट को लेकर है। अक्सर लोग सिर्फ ब्लॉक रेट देखकर ये मान लेते हैं कि एसी ब्लॉक कंस्ट्रक्शन सस्ती होगी, लेकिन जब स्पेशल मोटर, केमिकल एंकर्स, स्किल्ड लेबर, वाटरप्रूफिंग ट्रीटमेंट और एडिशनल केयर की कॉस्ट ऐड कर दी जाती है तो टोटल कॉस्ट कई बार रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में रेड ब्रिक कंस्ट्रक्शन के बराबर या उससे ज़्यादा निकल के आ जाती है। इसलिए एसी ब्लॉक को चीप ऑप्शन मानना एक गलत धारणा है। अब सवाल ये उठता है कि एसी ब्लॉक का यूज कब करना सही है। तो एसी ब्लॉक हाई राइज बिल्डिंग्स, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स में अच्छा ऑप्शन हो सकता है, जहां डेड लोड रिडक्शन बहुत ज़्यादा जरूरी होती है और प्रोफेशनल एग्जीक्यूशन भी अवेलेबल होता है। लेकिन नॉर्मल रेसिडेंशियल हाउसेज, खासकर G+1 या G+2 हाउसेज के लिए एसी ब्लॉक चुनने से पहले इसके डिसएडवांटेजेस को गंभीरता से समझना बहुत जरूरी है। अंत में यही कहा जा सकता है कि कोई भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल परफेक्ट नहीं होता। हर मटेरियल के अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। सही डिसीजन वही होता है जो टेक्निकल नॉलेज, साइट कंडीशन, क्लाइमेट, बजट और फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखकर लिया जाए। एसी ब्लॉक के हाउस कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल करने से पहले एक्सपीरियंस सिविल इंजीनियर से कंसल्टेशन लेना बहुत जरूरी है, ताकि कंस्ट्रक्शन के बाद आपको पछतावा ना हो। अगर आपको ये डिटेल और ऑनेस्ट एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, लर्निंग सिविल टेक्नोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपको कंस्ट्रक्शन, सिविल इंजीनियरिंग और हाउस प्लानिंग से जुड़ी ऐसे ही प्रैक्टिकल जानकारी रेगुलर मिलती रहे। कमेंट में जरूर बताएं कि आप अपने घर के लिए एसी ब्लॉक यूज करना चाहते हैं या फिर ट्रेडिशनल रेड ब्रिक्स। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।